नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में नीतीश कुमार एक तरफ दिल्ली में अपनी सरकार की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, राजनीति की अपनी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, और दूसरी ओर बिहार में छात्र सड़कों पर हैं और उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। प्रतियोगी छात्र पिछले 13 दिन से वहां पर सड़कों पर हैं। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं, पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, परीक्षा दोबारा कराने की मांग हो रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, पानी की बौछारें की गई इतनी भीषण ठंड में, वो दिखा रहा है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। और दूसरी तरफ छात्रों की मांग रही है कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसके बारे में उनको अवगत कराएंगे कि क्या हो रहा है बिहार लोक सेवा आयोग में। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगले साल चुनाव में जाना है, चुनाव में वो किसके साथ गठबंधन में जाएंगे? एनडीए गठबंधन में अभी हैं, लेकिन इसमें बने रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? इन संभावनाओं को तलाश रहे हैं। छात्रों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन सरकार की पुलिस जो है वो छात्रों पर लाठियां बरसा रही है, पानी की बौछारें कर रही है। इन सब के बीच जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरणों को लेकर संशय बना हुआ है, उसको देखते हुए यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार जाने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार वहां बन सकती है। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले साल स्थितियां बदली थी। मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन गठबंधन बदल जाएगा। अमलेंदु जी, क्या यही दिखाई पड़ रहा है? नीतीश कुमार दिल्ली में नेताओं से उनके मिलने के जो कार्यक्रम हैं, ये सारी चीजें क्या इसी का संकेत दे रही हैं? हाँ, बिल्कुल समीर जी, ये सारी इस घटनाएं इसी का संकेत दे रही हैं और साफ साफ संकेत जो है दे रही हैं और साफ साफ संकेत पढ़े जा सकते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हालत भी खराब है। इस ठंड में दिल्ली का तापमान एकदम से बढ़ गया है। कल जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, उसके बाद दिल्ली में ठंड का मतलब सियासत का तापमान काफ़ी बढ़ गया। और उधर बिहार में जो है सड़कों पर बवाल हो रहा है। उधर बिहार में जो है छात्र जिस तरीके से सड़कों पर हैं और उन पर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी बहुत सवाल उठाए और कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है डबल आफत हो गई है। एक तरीके से प्रियंका गांधी ने ये कहा है। तो नीतीश कुमार भी अब ये तय कर चुके हैं कि अब उनको किसी भी हाल में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है। नए रास्ते तलाशने के लिए वो दिल्ली में हैं। सूचना ये समझिए कि उनकी लालू प्रसाद यादव के साथ बातचीत हो चुकी है और लगभग बिल्कुल फाइनल स्टेज में मामला है। बस खरमास जो है ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा है, यानी कि जब मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार किसी भी दिन कोई घोषणा कर सकते हैं। हो सकता है कि वो बजट सत्र जब शुरू होगा तो पहली फरवरी को जब बजट पेश किया जाएगा, उस बजट पेश होने के बाद कोई घोषणा कर दें या उससे पहले भी कोई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन तैयारियां पूरी हैं, ये अब साफ समझ में आने लगा है। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी हैं और लगातार उसके संकेत मिल रहे हैं, और संकेत दोनों तरफ से मिल रहे हैं। न केवल नीतीश कुमार की ओर से संकेत मिल रहे हैं, बल्कि संकेत भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले ये संकेत देना शुरू किया कि अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर, सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनको नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ। और दूसरी ओर जब नीतीश कुमार के उनके अलग होने की खबरें, चर्चाएं आने लगी, तो फिर उनके सहयोगियों के वहां छापेमारी होने लगी और ये बताने की कोशिश की गई बिल्कुल उसी तरह से कि सरकार की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। पिछले 10 साल से जिस तरह से वो काम कर रही है, सहयोगियों के साथ भी और विरोधियों के साथ भी, उसकी कार्यशैली वैसे ही जारी रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार का भी दबाव बनाना इस समय दिखाई पड़ रहा है, साफ दिख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार भले ही ये कोशिश कर रही हो कि उसकी कार्यशैली में बदलाव नहीं आया है, लेकिन वास्तव में ये 240 सदस्यों वाली सरकार है। और जब तक इसको सहयोग दे रही पार्टियां अगर इसके खिलाफ हो जाएंगी, तो सरकार को दबाव में लाना कहीं से भी मुश्किल नहीं है। तो इस दबाव का नतीजा है कि लगातार ये नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता, उसमें राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं और बिहार प्रदेश के नेता भी शामिल हैं, वो कोशिश में लगे हैं कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने, भले ही एनडीए की सरकार बने, और नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ा जाए। तो ये जो राजनीतिक गतिविधियां वहां चल रही हैं, राजनीतिक उठापटक का खेल चल रहा है, नीतीश कुमार दिल्ली में है,
और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दिल्ली मिलने नहीं आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पिछले दिनों जब एनडीए की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार नहीं आए, लेकिन इस समय वो दिल्ली में है। और आने वाले दिनों में जब वहां गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम पटना में है, तब उस समय नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तक, क्योंकि वो अपनी यात्रा को लेकर फिर निकलेंगे, जो यात्रा उनकी शुरू हुई थी और जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से उन्होंने स्थगित की है। लेकिन इन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कल देर शाम की तस्वीरें हैं जब प्रतियोगी छात्र जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में धांधली की शिकायत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बातें सुनी जाए, उनके ऊपर किस तरह से लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई। तो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश बिहार की राजधानी पटना में छात्र कर रहे हैं और मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली में सियासी संभावनाएं तलाश रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि एक तो जिस तरीके से वो आए और आने से पहले 62 आईपीएस अफसरों के तबादले करके आए, उससे पहले एक महीना भर तक जो है उन्होंने लगभग 40 आईएएस अफसरों के तबादले किए। कल उनके एक अनन्य सहयोगी जो है अशोक चौधरी, वो चले गए। तो इस सब के बीच ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब बड़ी तैयारी के साथ दिल्ली में हैं और वो बिहार को अभी फिलहाल बिहार के हाल पर छोड़ चुके हैं और ये तय कर चुके हैं कि बीजेपी को बिहार का जितना काम खराब करना है उतना काम खराब कर ले। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसकी तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि बिहार को बीजेपी किस तरीके से बर्बाद कर रही है। नीतीश कुमार अब ये समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार का अब निर्वाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, तो वो अब तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इन छात्रों के समर्थन में लगातार वहां आंदोलन कर रहे हैं। छात्र पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, 18 दिसंबर से ही, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई है उसमें तमाम तरह की धांधली के आरोप लग रहे हैं। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन छात्र तमाम दस्तावेजों के साथ उसको बता रहे हैं कि धांधली हुई है और परीक्षा दोबारा कराई जाए। आज निर्दलीय सांसद पूर्णिया से है पप्पू यादव, वो लगातार छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। उनका जब कल देर शाम छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें की गई, उनको वहां से भगाने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद भी छात्र जो मुख्य धरना स्थल है वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन जब वहां से बल प्रयोग करके उनको हटाया गया। कई छात्रों को बहुत गंभीर चोटें भी आई हैं, बताया जा रहा है। पप्पू यादव ने इस घटना की निंदा की है और छात्रों के समर्थन में उनका यह कहना है कि छात्रों की मांगे सरकार क्यों नहीं मांग रही है और मुख्यमंत्री से मिलकर अगर वो अपनी परेशानी बताना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री से उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। सुनते हैं एक बार पप्पू यादव को क्या कह रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं आप ये देख रहे हैं कि ये उसी धरना स्थल की है, पटना की है, बिहार की राजधानी, और वहां लोक सेवा आयोग उसकी परीक्षा में धांधली की शिकायतों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को कल वहां पर मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री थे ही नहीं तो क्या मिलवाते, लेकिन लाठियां जिस तरह से चलाई गई, भाजी गई, उसको लेकर सरकार की काफी निंदा हो रही है और छात्रों का जो रोष है, गुस्सा है, और ज्यादा बढ़ गया है। पप्पू यादव को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया।
तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि छात्रों की मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही हैं। वहां आरोप लग रहे हैं कि एक सेंटर में जहां पर ये धांधली की शिकायतें हालांकि कई जगहों से आ रही हैं, लेकिन एक सेंटर का की परीक्षा रद्द करके और उसकी परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। यही सवाल छात्र उठा रहे हैं कि आखिर बाकी छात्रों की परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन में जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें की गई, उन सबको लेकर छात्रों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। 4-4.5 लाख के करीब छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, और उसमें पेपर लीक की, धांधली की शिकायतें आई हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं जिसको लेकर वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री राजधानी में नहीं है, पटना में नहीं है, मुख्यमंत्री दिल्ली में है। मुख्यमंत्री ये देख रहे हैं कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उस समय उनका किसके साथ गठबंधन हो, किस पार्टी के साथ गठबंधन करने से उनको फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो क्यों निकलना चाह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या उनको खुद निकाल रही है, या फिर वो अपनी तरफ से ही संभावना देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का उनको फायदा नहीं होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन छात्रों से ना मिलना और राजधानी छोड़कर दिल्ली जाना, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि किस तरह से वहां राजनीतिक समीकरण तो बन ही रहे हैं, प्रदेश की व्यवस्था किस तरह से चल रही है, इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, प्रदेश की व्यवस्था किस तरीके से चल रही है इसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही बिहार में बार बार जो है वो स्थिति खराब करती है, और बिहार में ही बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो अग्निवीर का मसला आया था उस समय भी नीतीश कुमार साथ में थे बीजेपी के, और तब भी वहाँ किस तरीके से बवाल हुआ था, ये सब सामने आया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। तो नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी शायद इसके पीछे है, और वह भारतीय जनता पार्टी ही बार बार जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करती है, ताकि जो नीतीश कुमार ने अपनी एक छवि बनाई थी सुशासन बाबू की, उसको खराब किया जा सके, और फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को गच्चा देकर अकेले चुनाव में चली जाए। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार ने खुद जो है वो पहल कर ली है। नीतीश कुमार अब जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ करे उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वही खेल करना जो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल करना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का चाल चरित्र चेहरा है और अपने सहयोगी के साथ उसका जिस तरीके का बर्ताव लगातार रहा है समीर जी, उसको देखते हुए साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ वही करेगी जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ किया। तो नीतीश कुमार अब एकनाथ शिंदे बनना किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे, इसलिए वो पहले ही जो है मोदी जी के लिए जो है वो काम खराब कर रहे हैं, और मोदी जी का जो है बुरा हाल अब होने वाला है, ये समझ में आ रहा है साहब। और ये महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी कि नीतीश कुमार कल से ही दिल्ली में है, लेकिन नीतीश कुमार आधिकारिक रूप से उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है कि उनकी किससे मुलाकात होनी है, किससे वो मिले हैं, क्या बातें हो रही हैं और क्या चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर कयास लग रहे हैं कि नीति और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तो बैठक की कोई खबर आई नहीं है कि उन्होंने कोई मुलाकात की हो। हाँ, अभी तक कोई खबर नहीं आई है समझिए। हालांकि अब ये बताया जा रहा है, चर्चा है कि शायद शाम को 4 बजे जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्ट सूचना नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार का खुद का ट्विटर हैंडल और जनता दल यूनाइटेड का ट्विटर हैंडल, दोनों के ट्विटर हैंडल खामोश है नीतीश कुमार की दिल्ली की यात्रा को लेकर। कहीं कोई चर्चा नहीं है नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं कि दिल्ली में हैं, किससे मुलाकात हुई, किससे मुलाकात नहीं करेंगे, क्या मुद्दा है, क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, स्पेशल पैकेज की मांग होगी, किसी भी तरीके की कोई बात नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पर और जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पर नहीं है। नीतीश कुमार जब दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री से मिलने का भी कोई कार्यक्रम अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि उनका कोई कार्यक्रम है कि नहीं है। तो इसीलिए ये संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पक्का कर चुके हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। और खबरें जो आ रही हैं कि वो जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिले, उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि वो कांग्रेस के और नेताओं से भी मिलेंगे, और दिल्ली में वो अब वो फील्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से फील्डिंग करके तभी अब वो बिहार लौटेंगे वापस, ये सूचनाएं मिल रही हैं। और महत्वपूर्ण बात ये जो आपने जिक्र किया कि नीतीश कुमार का जो ट्विटर हैंडल है और जनता दल यूनाइटेड का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, दोनों में नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा में और किनसे मुलाकातें हो रही हैं उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अमलेंदु जी, क्या जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर कोई उनके ट्विटर हैंडल पर या पार्टी के ट्विटर हैंडल पर कोई चीजें दिखाई पड़ रही हैं, या छात्रों को कुछ आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ सरकार बातचीत करने को तैयार है?
नहीं समीर जी, अभी तक मेरी नज़र में तो नहीं आया कि ये मतलब कि नीतीश कुमार का कोई की तरफ से कुछ आया हो या उनकी पार्टी की तरफ से आया हो कि वो छात्रों से मुलाकात करेंगे या छात्रों से बातचीत करेंगे और जो लाठीचार्ज हुआ है छात्रों का उसको लेकर कुछ आया हो। इस तरीके की कोई भी सूचना उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं है नीतीश कुमार के, और जो जनता दल यूनाइटेड है उसके ट्विटर हैंडल पर भी उनकी जो है वो कोई इसकी बात की सूचना नहीं है। और उनकी प्रगति यात्रा का जो है 27 दिसंबर का पड़ा हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उनकी श्रद्धांजलि 27 दिसंबर को पड़ी हुई है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी पड़ी हुई है। प्रगति यात्रा का संशोधित यात्रा कार्यक्रम जो है वो बताया गया है कि किस तरीके से उनकी यात्रा स्थिर हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने ट्वीट किया है और फिर एक वीडियो जारी किया गया है, बिहार में बहार हो फिर से नीतीश कुमार हो। ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 28 दिसंबर को किया गया है। IT हब के रूप में विकसित होगा दरभंगा, ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया गया है। लेकिन छात्रों की चर्चा, छात्रों के आंदोलन की चर्चा, उनकी जो मांग है उसकी कोई चर्चा नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं है, किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं है। नए साल में 3 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी ये भी बताया गया है। बाढ़ से बचाव के लिए बिहार तैयार है ये भी बताया गया है। और पूर्व IAS अधिकारी और आचार्य कुणाल किशोर को श्रद्धांजलि दी गई है। और सशक्त महिलाओं से बिहार सशक्त बन रहा है ये भी बताया गया है। प्रगति नहीं बचा, कुल मिलाकर तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं जिनकी चर्चा उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की गई है, उसके बारे में बात की गई है। लेकिन पिछले 13 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 18 दिसंबर से ही लोक सेवा आयोग की कार्यशैली के खिलाफ जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई। छात्र मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में है और छात्रों को जो ये मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा है। पानी की बौछारें उनके ऊपर की जा रही हैं और इस भीषण ठंडी में उनको भगाने के लिए उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है। तो ये जो अपनी कार्य संस्कृति है वो दिखा रही है वहां की NDA सरकार नीतीश कुमार की बिहार में छात्रों के खिलाफ। और छात्रों के आंदोलनों को इसी तरीके से कुचलने की, उनको खत्म करने की, कमजोर करने की कोशिश की जाती है। कई परीक्षाएं हुई जिनमें लगातार इस तरह की धांधली के आरोप आए। छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, BPSC की परीक्षा की, लेकिन उस मांग को नहीं माना जा रहा है और सरकार और आयोग, लोक सेवा आयोग दोनों सुनने को भी तैयार नहीं है। और इधर नीतीश कुमार लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वो अब मुख्यमंत्री तो बने ही रहेंगे लेकिन गठबंधन बदल देंगे, यानी अपना सपोर्टर बदल देंगे। और उधर एक महत्वपूर्ण खबर यह भी आ रही है अमलेंदु जी की दूसरी जो NDA की बड़ी सहयोगी है बिहार में, यानी लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी अब NDA से दूरी बना रही है और नीतीश कुमार से उसकी नजदीकी और इंडिया गठबंधन से उसकी नजदीकी बढ़ती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये खबरें भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं और BJP से चिराग पासवान की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो हुलास पांडे जो LJP रामविलास के जो संसदीय दल के अध्यक्ष भी रहे, उनके घर पर जिस तरीके से ED की रेड पड़ी, उससे फिर अब ये मामला समझ में आ रहा है कि अब तैयारी जो है वो BJP नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को धमकाने की कर रही है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब उनको धमका रही है। इसीलिए एक नया समीकरण जो बिहार में बनने जा रहा है। और नीतीश कुमार तो लगता है इंडिया गठबंधन में आ ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ शायद चिराग पासवान को लेकर भी आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है समीर जी, तो ये अकेले नहीं आएंगे बल्कि साथ में फिर आएंगे इनके एकनाथ शिंदे भी। ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मसला बड़ा मसला है और कांग्रेस उस पर शांत नहीं बैठ रही है। कल ही जो था जयराम रमेश ने स्पष्ट किया कि अभी चूंकि ये राष्ट्रीय शोक का समय है और 3 तारीख के बाद इस मसले को लेकर फिर से कांग्रेस जो आंदोलन करेगी और इस मसले को जोर शोर से उठाएगी और इस्तीफा जो है उनका अमित शाह का मांगा जाएगा। तो यानी ये मसला शांत होने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार भी जिस तरीके से इस समय मौजूद हैं दिल्ली में, उससे हिसाब समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब नए रास्ते तलाश रहे हैं। और जो सूचनाएं आती हैं सूत्रों के हवाले से भी आएंगी, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे क्या क्या नई चीजें चल रही हैं। बिल्कुल, ये सूचनाएं लगातार आ रही हैं कि बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई पड़ रहे हैं और NDA की जो 2 महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टियां हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, ये दोनों ही
एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन के करीब जा रहे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात की खबरें आई। खबरों के बाद ही जिस तरह से उनके सहयोगी चिराग पासवान के और उनके पिता रामविलास पासवान के भी सहयोगी रहे, करीबी रहे, हुलास पांडे के यहाँ ईडी के छापे मारे गए, उससे भी यह साफ साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से दोनों की इनकी दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन नया समीकरण जो बनता दिख रहा है उससे यह साफ साबित हो रहा है कि अगर बिहार में कोई नया समीकरण बना, यानी ये दोनों पार्टियां अगर इंडिया गठबंधन की ओर आती हैं तो केंद्र की सरकार खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को खतरे में डालना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन ईडी और सीबीआई की छापेमारी का जिस तरह से प्रयोग किया गया पिछले 10 साल में, उसका फिर से प्रयोग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर इस तरह की छापेमारी सहयोगी दलों के खिलाफ जारी रही तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और जिसके दम पर ये इन जांच एजेंसियों की मदद ली जा रही है, उनका प्रयोग किया जा रहा है, जो दुष्प्रयोग के आरोप लगाती हैं विपक्षी पार्टियां, अगर वो जारी रहा तो निश्चित तौर पर वो सरकार ही चली जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग एक बड़ा मसला बन चुका है। समीर जी, लगता ये है कि शायद जो ये पटकथा जो है नीतीश कुमार के इस सरकार से अलग होने की, ये उसी समय लिखी जा चुकी थी जिस समय लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे। और जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव एक ही हवाई जहाज से आए, शायद उसी समय कुछ तैयारियां हो गई थी। और ये एक रणनीति के तहत हुआ कि अगर अभी नरेंद्र मोदी को नहीं बनने दिया जाएगा तो इनके असली क्रियाकर्म जो है वो सामने नहीं आएंगे, और इनका जो 56 इंच की छाती और क्या सब चीजें वो सब जो इनके वो बने रहेंगे, तो वो भी इनका गुरूर जो है वो तोड़ा जाए। वो गुरूर तोड़ने के लिए भी इसके लिए अभी नीतीश कुमार को वहां बने रहने दिया गया, और शायद इसकी तैयारी उसी समय हो गई थी और रणनीति उसी समय तैयार हो गई थी कि नीतीश कुमार किस समय पलटी मारेंगे। आप देखिए समीर जी कि बिहार में इतना सब चल रहा है, प्रियंका गांधी ने भी जो हमला बोला है इस छात्रों के आंदोलन को लेकर, उन्होंने भी थोड़ी सी नरमी बरती है नीतीश कुमार को लेकर। बिल्कुल उन्होंने जो ट्वीट किया है और उसमें लिखा है उनके डबल इंजन की सरकार जो है, हम कहेंगे अगर वो हमारे पास ट्वीट है तो उसको दिखा भी सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो है उस ट्वीट में क्या क्या रही हैं, तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से ये मसला बन रहा है और नीतीश कुमार किस तरीके से जो है कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में 3 दिन के उस जो वीडियो क्लिप है उसको शेयर किया है, जो वहां पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और पानी की बौछारें की जा रही हैं। तो प्रियंका गांधी लिख रही हैं कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं है, न ही उनकी पार्टी का नाम है। उनकी पार्टी का नाम है भाजपा का डबल इंजन। जी हाँ, भाजपा का डबल इंजन, यानी जो हो रहा है वो भाजपा करा रही है। ये तैयारियां शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार इसी को लेकर मुझे लगता है समीर जी आगे बढ़ेंगे कि वहां जो बिहार में ये छात्रों का आंदोलन हो रहा है, इस पर जो पुलिस से लाठीचार्ज हो रहा है, ये सारी कहेंगे बीजेपी जो थी हमारे प्रशासन में दखल दे रही थी, ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, राज्य को पंगु बनाया जा रहा था। गिरिराज सिंह जिस तरीके से यात्रा लेकर निकले, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गृहमंत्री द्वारा गालियां दी जा रही थी। ये सारे तर्क अब नीतीश कुमार रखेंगे और ये बताएंगे कि ये हमने मांग की थी कि साहब विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, स्पेशल पैकेज दे दिया जाए, वो भी नहीं दिया गया, और हम तो मोदी जी के पैर भी पकड़ रहे थे इसके लिए, ये कहेंगे। और हमने तो कहा था हम कहीं नहीं जाएंगे, उसके बावजूद इन्होंने ऐसा किया, तो इसलिए अब जो है इनके साथ निवानी हो सकता है। ये पटकथा लिखी जा चुकी है समीर जी, और ये पटकथा जो है उसी समय लिखी जा चुकी थी जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हवाई जहाज से दिल्ली आए थे सरकार का मतलब लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद। जी बिल्कुल, और एक मौके की तलाश थी और इस समय कई मौके एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बताया कि ये सारी चीजें दिख रही हैं कि बीजेपी किस तरह से सरकार में दखल दे रही है, दबाव बना रही है, और दूसरी ओर जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी अब बीजेपी से दूर दिख रही है, इसके अलावा जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी दूरी बनाए हुए हैं, वो मुद्दा है राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान। बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर
आंबेडकर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, अब वो एक बहाना मिल गया है सभी सहयोगी दलों को कि उनसे वो उस पे बीजेपी से अपनी दूरी बनाए और उसका साथ छोड़ दें। एनडीए की बैठक बुलाई थी इसी मुद्दे पर पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर को, जिसमें एनडीए के तमाम नेता हालांकि मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी चर्चा में रही और यह साफ हो गया उससे। और उसमें बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के पक्ष में सारे सहयोगी दल बोले, लेकिन किसी सहयोगी दल के का बयान नहीं आया उनके पक्ष में, और यहां तक कि नीतीश कुमार उसमें पहुंचे नहीं। तो ये इस मुद्दे पर अमित शाह को तो एक झटका लगा ही, भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगा है। और अब जब गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम बना हुआ है पटना जाने का, तो उसी समय में नीतीश कुमार ने अपना प्रगति यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको बनाए हुए हैं, यानी वो वहां पर पटना में भी उनसे मुलाकात नहीं करेंगे और दिल्ली में भी यहां आए हुए हैं। तो अब तक तो उन्होंने किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात नहीं की है और गृह मंत्री अमित शाह से तो बिल्कुल नहीं की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह समझिए कि जो एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, उस एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और नीतीश कुमार जो 25 दिसंबर को बैठक थी नहीं पहुंचे, 29 दिसंबर को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। और नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो नीतीश कुमार का अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं आया है कि जिसमें ये बताया गया हो कि वो प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, कि अमित शाह से मिलने वाले हैं, कि जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल इसकी सूचना नहीं है। उनका ट्विटर हैंडल भी इस पर खामोश है और जनता दल यूनाइटेड का ट्विटर हैंडल भी इस पर खामोश है। जो भी सूचनाएं आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि शायद आज 4 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। और इधर आज जैसा आपने बताया कि अमित शाह जब जाएंगे दिल्ली तब नीतीश कुमार दिल्ली में नहीं होंगे, तो ये भी तैयारियां होंगी, यानी नीतीश कुमार के साथ आमना सामना नहीं हो। इसका मतलब समझिए ये साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब किसी भी तरीके से अमित शाह के साथ या मोदी के साथ दिखना नहीं चाहते हैं। वो समझ रहे हैं कि मोदी और नीतीश के साथ दिखने का मतलब है कि बड़ा नुकसान नीतीश कुमार का हो जाएगा अगर वो मोदी और नीतीश के साथ दिखाई देंगे। तो इसलिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये सारे जो एक तरीके से कहा जाए कि नीतीश कुमार को पलटी मारने के अवसर जो हैं ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने ही उपलब्ध कराए हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ये अवसर उपलब्ध कराए नीतीश कुमार को। बिल्कुल, और नीतीश कुमार के पास ये मौका है जिसको जाहिर सी बात है कि मौके पर ही वो चौका लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बड़ा मौका ये है कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के अपमान का मामला है, और दूसरा ये है कि सरकारी जो काम है और जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें उनके पास ये मौका है कि भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है। और लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, ये तो उनके मौके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको संकेत दे दिया है कि वो चुनाव के बाद यानी विधानसभा चुनाव के बाद उनका वही हश्र होना है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ और उनकी पार्टी का हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड के भी तमाम नेता इस मामले में नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर फिर से वो चुनाव लड़े विधानसभा का, तो अगली बार उनकी पार्टी का अस्तित्व कहां चला जाएगा ये बहुत मुश्किल होगा इसके बारे में कुछ भी कहना। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है जो दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार को भी एकनाथ शिंदे बनाने की फिराक में है, वो उससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और इसकी वजह से वो एक बार फिर अपना सपोर्टर बदलने की तैयारी में है। हाँ बिल्कुल, अपना सपोर्टर बदलने की तैयारी में है। मतलब इधर रहें या उधर रहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये पक्का है एक तरीके से ये समझा जाए। और चूंकि बीजेपी तैयारी ही समझिए ये कर रही है कि किसी तरीके से या तो अभी ही चुनाव में जाने से पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ दी जाए, कुछ और पार्टियां तोड़ दी जाए और बीजेपी वहां अपनी सरकार बना ले, वरना नीतीश कुमार के ऊपर इतना दबाव बनाया जाए कि उनको कम सीटें लड़ने को दी जाए और फिर उनका हाल वही किया जाए जो एकनाथ शिंदे का किया गया और बीजेपी फिर वहां अपनी सरकार बनाने की कोशिश करे, इस तरह की चीजें हो। तो यानी नीतीश कुमार के कंधों पर चढ़कर ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, जैसे उसने एकनाथ शिंदे के कंधों पर चढ़कर की। और फिर एकनाथ शिंदे का जो हश्र किया वही नीतीश कुमार का हश्र कर दे। तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार अपने दम पर पार्टी बनाकर आए हैं, समाजवादी हैं, जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं, खूब खाए खेले हैं, घाट घाट का पानी पिया है नीतीश कुमार ने, राजनीति की क्लास में आगे बैठकर पढ़े हैं। नरेंद्र मोदी जब चाय बेच रहे थे तब भी वो राजनीति कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है कि जिनको आप
फिट कर सकें, जैसा आपने एकनाथ शिंदे को कर दिया। तो नीतीश कुमार जो है अब वो मोदी जी का बुरा हाल करने वाले हैं, ये चीजें समझ में आ रही हैं। और बिहार में ही सरकार नहीं बदलेगी समीर जी, इसका सीधा सीधा प्रभाव केंद्र सरकार पर पड़ेगा। और इसीलिए मोदी जी अब घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब समर्थन वापस लेंगे तो वो अकेला नीतीश कुमार का समर्थन वापसी नहीं होगा, उसके साथ साथ फिर चिराग पासवान भी आएंगे, एकनाथ शिंदे भी आएंगे, और हो सकता है अजीत पवार भी आए। जी हाँ, क्योंकि फिर परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। तो ऐसा होगा तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और अगर बजट सत्र में ये हुआ तो बजट पेश ही नहीं हो पाएगा, मतलब बजट गिरेगा तो सरकार गिर जाएगी, और बजट से आने से पहले हुआ तो बजट पेश ही नहीं हो पाएगा। इस तरीके की चीज़ अब दिख रही है। यानी कि हम लोग ये मानकर चल सकते हैं समीर जी कि मई महीने में हमको नई सरकार केंद्र में देखने को मिल सकती है, मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी तैयार हो रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुमत से मुश्किल से 22-23 सीटें ज्यादा हैं। अब 22 सीटें भी ज्यादा जी नहीं। हाँ समीर जी, अब जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो मतदान हुआ उसमें तो 269 पे रह गया पूरा गठबंधन। बीजेपी के खुद ही 20 सांसद नहीं आए। बिल्कुल, दरअसल मामला ये है अमलेंदु जी की जो सबसे बड़ी बात है और जिसका खौफ है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक बगावत की स्थिति पैदा कर दी है। तमाम नेता इस बयान के खिलाफ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ वो खुद नहीं दे रहे हैं। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, लेकिन हम लोगों ने देखा जब पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के उस विरोध में या उसके खिलाफ खुद भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें सहयोगी दलों के तो सांसद नदारत थे ही, भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद बड़ी संख्या में नदारत थे उसमें। यानी इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर भी बगावत की स्थिति बनी हुई है। हाँ, पार्टी के भीतर भी बगावत की स्थिति बनी हुई है, और ये बगावत की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि जो सांसद अनुपस्थित रहे उस मतदान से, उनमें जो 3 बड़े नाम हैं वो गिरिराज सिंह का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और सबसे बड़ा नाम नितिन गडकरी का है उसमें। जी बिल्कुल। और एक चीज और है, कहा गया था चूंकि व्हिप जारी किया गया था, बावजूद उसके बीजेपी के सांसद 20 से ज्यादा सांसद नहीं पहुंचे, और उसके बाद कहा गया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अब तक किसी नोटिस की, किसी कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं मिली है। हाँ, कोई जानकारी नहीं है, और नोटिस दिए भी गए हैं तो पता नहीं किसको दिए गए हैं। अभी तक ये तो बताया नहीं है नितिन गडकरी ने कि उनको भी नोटिस मिले है, उन्होंने क्या जवाब दे दिया है उसका, या गिरिराज सिंह को मिला है उन्होंने क्या जवाब दिया है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला तो उन्होंने क्या जवाब दिया। अभी तक इस तरह की कोई बातें सामने आई नहीं है कि उनको नोटिस मिले हों, उसके कोई जवाब दिए गए हों। तो ये नोटिस किस दिए गए हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं समीर जी। तो ये साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर जबरदस्त विरोध है कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, और जिस तरीके से कहा, जो बात कही उन्होंने और जिस तरीके से कही, उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में लगता है कि न केवल गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी अलग थलग पड़ गए हैं। और यहां तक कि जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया तो घिर गए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कई ट्वीट किए, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का भी कोई बयान या उनके समर्थन में या उनके बचाव में कोई बात नहीं आई है, न कोई ट्वीट आया है। हाँ, कोई किसी भी तरीके का कोई बयान देखने को नहीं मिला है समीर जी, किसी का भी देखने को नहीं मिला है। तो समझा जा सकता है कि मामला अलग थलग पड़ने का है, और पूरी तरीके से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। ये पूरी तरह से अलग थलग पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिस तरह से बिहार की राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, बिहार में राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। शहमात का खेल जो जारी है, शहमात का खेल इसलिए कि एक तरफ जो सहयोगी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो उससे अलग हटने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है। वो साफ दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान के करीबी के यहाँ ईडी का छापा पड़ना, नीतीश कुमार के करीबी के यहाँ ईडी का छापा पड़ना, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन दोनों पार्टियों को पता है कि यह दबाव काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो खुद उनसे अलग हो गए तो फिर उस दबाव को बनाने लायक
रहेंगे ही नहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार उनकी बदौलत चल रही है। हाँ, सरकार उनकी बदौलत चल रही है। और दूसरा ये समझिए कि वो नीतीश कुमार अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जिस तरीके से अभी एक जो मीडिया आउटलेट है, डिजिटल मीडिया आउटलेट है, उसकी एक रिपोर्ट आई है समझिए, और मेरठ लोकसभा क्षेत्र का जो है, जहाँ भाजपा को बहुत मामूली अंतर से जीत प्राप्त हुई, वहाँ का उन्होंने खुलासा किया है कि शहर के 2 बूथों पर 27% फर्जी मतदाता थे, सिर्फ 2 बूथों पर, और उसी से हार जीत का अंतर हो गया। और वहाँ जो मतलब वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो वहाँ के BLO थे, उनका कहना था कि मैं इन मतदाताओं को कहाँ ढूंढूं, अपने 8 सालों में इन 2 बूथों पर मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाया। बूथ संख्या 304 की BLO जो है पूनम अग्रवाल, उनकी भी ऐसी चिंताएं थी। यानी BLO जो है वो कह रहे हैं कि ये मतदाता कहाँ से आ गए, मैं इनको कहाँ से ढूंढूं, 8 साल में मैंने इनको देखा ही नहीं, और वो वोट पड़ गए और सांसद जीत के आ गए भारतीय जनता पार्टी के। तो नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में शामिल रहेगी नीतीश कुमार के साथ, तो यही खेल भारतीय जनता पार्टी बिहार में करेगी, और फिर दूध में से मक्खी की तरह नीतीश कुमार को निकाल बाहर करेगी, और एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का कर दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार, जिनकी एक लंबी पारी है, और जैसा हम लोगों ने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार के जो मित्र हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भरी लोकसभा में कहा था कि हमारे मित्र नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए, इनके पेट में दांत हैं। तो नीतीश कुमार के पेट के दांत मोदी जी के गिनना उनके मुश्किल है, उनके बस में नहीं है। जी, बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं कि जो मेरठ की चर्चा अभी अमलेंदु जी कर रहे हैं कि वहां पर मतदाता ऐसे जोड़ दिए गए जिनका नाम पता कुछ है ही नहीं, और मतदाताओं का नाम जोड़ने और उनको हटाने का जो काम करने वाले लोग हैं, यानी BLO जो कर्मचारी हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो उनको जानते ही नहीं है। दिल्ली विधानसभा में अब चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में भी अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वहां भी मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में जोड़े जा रहे हैं, और ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं मतदाता सूची से जो कि जो गैर भाजपा पार्टियों के वोटर हैं, यानी आम आदमी पार्टी के वोटर हैं या कांग्रेस के वोटर हैं, जिसके भी हैं। तो ये बड़े आरोप लग रहे हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग किस तरह से सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार के फेवर में, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर रहा है। महाराष्ट्र में भी इस तरह के तमाम शिकायतें आई, वो शिकायतें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं, हरियाणा में भी आई, और अब दिल्ली में उसकी शुरुआत हो रही है। और इसी की आशंका नीतीश कुमार को है कि यही सारा खेल बिहार में भी होना है। और पिछले चुनाव में तो चिराग पासवान की पार्टी को यह आरोप लगा कि उनकी पार्टी ने जो सारे सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए, उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी थी, ताकि नीतीश कुमार की सीटें कम आ जाएं। हुआ भी वही, और अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि पूरी तरह से उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन आशंकाओं के बीच अब नीतीश कुमार ही एक ऐसा झटका देने की तैयारी में है कि बिहार की तो उनकी सरकार अपनी बनी रहेगी, लेकिन केंद्र की NDA सरकार चली जाएगी, और बिहार में भी NDA सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझिए लग रहा है। और जिस तरीके से जो हम लोगों ने प्रियंका गांधी का भी समझिए दिखवाया था ट्वीट की, प्रियंका गांधी जो कर रही है, कह रही हैं, वो भी डबल इंजन की BJP सरकार को दोष दे रही हैं। यानी डबल इंजन की सरकार जो है, उसके लिए बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार जो बिहार में सब कुछ गड़बड़ कर रही है। यानी नीतीश कुमार की जो बैठकें हो रही हैं, जिनकी चर्चा नहीं हो रही है, वो खबरें आम नहीं हो रही हैं, पब्लिक में नहीं आ रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, उनका असर दिखने लगा है। हाँ, वो असर दिखने लगा है, और निश्चित तौर पर समझिए कि कुछ ना कुछ उनकी इंडिया गठबंधन के लोगों से मुलाकात हुई है। और इसी के बाद आप देखिए किस तरीके से, अच्छा पप्पू यादव की हम लोगों ने बाइट सुन, भाई पप्पू यादव भी फायर हैं प्रशांत किशोर पर जबरदस्त तरीके से। नीतीश कुमार को वो भी थोड़ा सा बचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार सुनते हैं कि किस तरह से राज्यपाल से मुलाकात की है पप्पू यादव ने, और उन्होंने कहा है कि जो BPSC की परीक्षा, जिसके खिलाफ धांधली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। ये पप्पू यादव ये मांग कर रहे हैं। कल जबरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों को उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई, उनको वहां से भगाया गया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने BPSC चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की, और उन्होंने कहा मैं DMSP साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहां एक ही बेंच है,
तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर, बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। तो बीपीएससी के छात्रों के खिलाफ जिस तरह से वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए हैं, पानी की बौछारें की हैं, उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। 18 दिसंबर से ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली में राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री है लेकिन वो अपना गठबंधन बदलने की तैयारी में है कि किस गठबंधन के साथ अगले चुनाव में वो जाएंगे। तो यहां पर छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी, यानी अपनी परीक्षा को लेकर परेशान है और नीतीश कुमार भी अपनी परीक्षा को लेकर परेशान है कि जिस परीक्षा में उनको अगले चुनाव में जाना है। इन सब के बीच जिस तरह से जो चुनाव में धांधली की शिकायतें आ रही हैं, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें हो रही हैं, उनको लेकर भी नीतीश कुमार परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी अब यही करेगी जो दूसरे जगहों पर कर रही है, जिसके आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहां मतदाता सूचियों में हर एक विधानसभा क्षेत्र में 7,000, 8,000, 10,000 मतदाता नए जोड़े जा रहे हैं और तमाम मतदाता गायब किए जा रहे हैं, उनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं। कई सीटों पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ती चली जा रही है। कई आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये आरोप भी लग रहे हैं और वो तमाम चीजें दिखाई भी पड़ रही हैं कि कैसे मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है लेकिन पैसे बांटे जा रहे हैं और उनके पहचान पत्र रखे जा रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, किस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए। और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से, लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर जाती है और घर घर जाके वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। तो ये आरोप लगा रहे हैं और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है, फिर तो चुनाव कराना
कराने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब एक एक विधानसभा क्षेत्र में 8-8, 10-10 हजार नए वोटर जोड़े जा रहे हैं और जिनका कोई अता पता नहीं है। यही आरोप महाराष्ट्र में, हरियाणा में लगे और भी कई आरोप लगे। यानी पूरी चुनावी प्रक्रिया इसीलिए संदेह के घेरे में है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और यही आशंका नीतीश कुमार को भी है कि बिहार में भी यही होने वाला है, जिसकी वजह से अब वो नए राजनीतिक समीकरण तलाश रहे हैं। बिहार में भले ही वहां पर छात्रों के आंदोलन को से निपटने के लिए, छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां इसकी निंदा कर रही हैं। पप्पू यादव को हमने सुना किस तरह से, वो तो छात्रों के आंदोलन के साथ लगातार बने हुए हैं, निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, बिहार के पूर्णिया से। और यहां प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है उसको लेकर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। पहले बताते हैं कि उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा क्या है, क्या कहा है और किस तरह से सरकार की निंदा की है। लेकिन इसमें यह भी दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं उसकी दिशा किस तरफ जा रही है, इन ट्वीट्स के जरिए यह चीज भी सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इंकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये लिख रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट हमने देखा था और किस तरह से एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। यानी कहीं भी इसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं आ रहा है। इसमें कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं आ रहा। और समीर जी, आपको याद होगा कि जब संविधान पे बहस हो रही थी, राहुल गांधी को जिस समय ओम बिरला ने टोका तो उस समय राहुल गांधी ने क्या कहा कि साहब इस संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक किया जाएगा, बेरोजगार युवाओं के सपने तोड़े जाएंगे, इस तरह की बातें की थी। और वही सारी चीजें समीर जी मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं उसमें भी, प्रियंका गांधी जो बात कह रही है उसमें भी आ रही है। और दूसरी बात समीर जी ये कि ये तर्क दिया जाता है कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे 5 लाख से ज्यादा भर्तियां हो भी गई और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आती पेपर लीक भी हो रहा है और लाठीचार्ज भी हो रहा है। तो यानी अब ये मुद्दा बन रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिहार की एनडीए सरकार द्वारा निर्ममतापूर्वक, मतलब बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। और फिर जो कह रहे हैं कि जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है, युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। भाजपा करवाना चाहती है, भाजपा करवाती है। और भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है। अमलेंदु जी, जो तमाम पेपर लीक में जो पकड़े जा रहे हैं, जो एजेंसियां पकड़ी जा रही हैं, सबके कनेक्शन गुजरात से हैं। सबके गुजरात से, सबके गुजरात से, उत्तर प्रदेश से लेके और बिहार तक और जहां भी सब है सबके कनेक्शन गुजरात से हैं। और यहां तक कि सेंटर की भी परीक्षा पेपर लीक हो रही है उनके उसमें भी गुजरात से सारे कनेक्शन हैं। तो यानी गुजरात से एक बड़ा कोई गिरोह जो है वो पेपर लीक कराने वाला चल रहा है और सारे ठेके जो गुजरात के लोगों को दिए जा रहे हैं। इसलिए गुजरातियों के खिलाफ जो है, मतलब इसके लिए नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जाना चाहिए कि भारत के ही एक प्रांत के खिलाफ पूरे देश भर में किस तरीके से एक आक्रोश जो है वो पनप रहा है। जी बिल्कुल, आक्रोश पनप रहा है। और जो इस पूरे प्रकरण के लिए जिस तरह से, और अब नीतीश कुमार भी जिस तरह से दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो वो भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को ही ऐसा लग रहा है कि घेरते दिखाई पड़ रहे हैं, ताकि ये सारी बातें बीजेपी पर डाली जा सके और वो ये कह सके कि इन सब चीजों के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया। परीक्षाएं कैसे होंगी, उस पर जो धांधली की शिकायतें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर वो ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और मौके की तलाश में है कि कैसे एनडीए से बाहर हुआ जाए और अगला चुनाव वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़े, इसकी तैयारी हो रही है। लेकिन बड़ा जो सवाल है वो ये है कि वो केवल बिहार से जुड़ा नहीं है। नीतीश कुमार या फिर एलजेपी का एनडीए से अलग होना सीधे तौर पर केंद्र सरकार को बाहर कर देना है सत्ता से। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार जब छोड़ेंगे और एनडीए से अलग होंगे तो अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि मोदी जी खुद सत्ता से बाहर हो जाएंगे।
मतलब नीतीश कुमार वहाँ पलटी मारेंगे बिहार में, और उस पलटी मारने का असर जो है वो कपाल भाती और शीर्षासन यहाँ मोदी जी कर रहे होंगे ये इसका असर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले नहीं जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू भी ये इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो तय करें तो चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारे, तो चंद्रबाबू नायडू भी साथ आएंगे। इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, ये लोग भी सब साथ आएंगे। तो नीतीश कुमार एक बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं, और हो सकता है कि नीतीश कुमार इस तैयारी के साथ भी आ रहे हो कि भाई जो इंडिया गठबंधन का अभी तक कोई नेता नहीं बना है, और जैसा कहा गया था कि साहब उनको नहीं बनाए तो स्टीव छोड़ के चले गए थे, तो इंडिया गठबंधन के नेता भी बन जाए। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो नीतीश कुमार बहुत सदी हुई गोटे जो हैं वो फेंक रहे हैं, और नीतीश कुमार को समझ पाना फिलहाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जो अमित शाह हैं उनके बस का नहीं है। क्योंकि अमित शाह तो कह चुके थे कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हैं, और फिर खोल दिए, दरवाजे नहीं खोले, सारी खिड़की और छज्जे भी सब खोल दिए नीतीश कुमार के लिए। और अब जब नीतीश कुमार अलग होने के प्रयास में है तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण अमित शाह ही है। हाँ, अमित शाह ही उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण की है। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया अमित शाह ने, और पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के साथ खड़ी हुई है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रही है, तो यानी एक बड़ा कारण जो है नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने का, वो नीतीश कुमार बनते हैं, अमित शाह बन रहे हैं, अमित शाह बन रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि आज पंजाब में किसानों ने भी एक पंजाब बंद का आह्वान किया है। तमाम ट्रेनें रोकी गई हैं। किसान पंजाब हरियाणा की सीमा पर लगभग 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। किसान नेता डल्लेवाल पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा उनको आमरण अनशन के हो गया है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। उनको, किसानों को दिल्ली आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और इस मुद्दे पर एक बार फिर बुरी तरीके से सरकार घिरी दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन के वक्त 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब किसान बैठे हुए थे तब वो घिरी हुई दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद उसको अपने कानूनों को वापस लेना पड़ा, लेकिन एक बार फिर किसान जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं और पंजाब में आज पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। जगदीप सिंह डल्लेवाल जो कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से आमरण अनशन पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, लेकिन सरकार किसानों को दिल्ली आने की नहीं कह रही है। और किसानों की मांग है कि वो वही बातें सरकार को बताना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे वादे किए थे कि हम इन सारी चीज़ों को, चाहे वो एमएसपी को गारंटी बनाने का कानून हो या फिर और मुद्दे हों, उन मांगों को पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया था, वादा किया था। उन वादों की याद दिलाने के लिए किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। उनके ऊपर भी कई बार लाठीचार्ज और पानी के बौछारें की गई, वापस करने की कोशिश की गई। आज उन्होंने पंजाब बंद का आह्वान किया हुआ है। हाँ, पंजाब बंद का आज किसानों ने आह्वान किया हुआ है, और पंजाब बंद के आह्वान के साथ साथ जो है शुरू हो चुका है समीर जी, वहाँ ट्रेनें रोकी जा रही हैं, और पंजाब में किसानों के समर्थन में वहाँ की जनता ने भी उनका साथ दिया है। बसों ने जो अपनी हड़ताल की है, बस मालिकों ने बंद है और बाजार बंद हैं। यानी पंजाब के किसानों को पंजाब की जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, और जो सरवंत सिंह पंढेर किसान नेता हैं उन्होंने इसके लिए पंजाब की जनता का शुक्रिया भी अदा किया है। और समीर जी, सवाल जो उठ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये तो कह रहा है कि साहब इनको जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराओ, लेकिन जिस कारण से डल्लेवाल अनशन कर रहे हैं उस कारण पे सुप्रीम कोर्ट सरकार को कुछ आदेश देने की स्थिति में नहीं, खामोश है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मोदी जी का दबाव कुछ काम कर रहा है क्या? इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सवाल नहीं है, ये किसान नेताओं ने ही खुद सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, किसान नेताओं ने सवाल उठाए हैं और आज पूरे पंजाब में बंद का आह्वान किया गया है। किसान नेता डल्लेवाल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब वो धरने पर, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर चिंता जता चुका है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी की सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है कि वो आमरण अनशन पर बैठे क्यों हैं, और किसान लगभग 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पंजाब हरियाणा की सीमा पर ही रोका गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, और किसानों के मुद्दे पर सरकार एक बार फिर बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को हैक करने का, चुनावी प्रक्रिया को में धांधली के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है, धांधली के आरोप उस पर लग रहे हैं,
सरकार के साथ मिलकर विपक्ष के खिलाफ काम करने और बीजेपी के साथ काम करने का आरोप लग रहा है। नीतीश कुमार भी उन आशंकाओं से घिरे हुए हैं। बीजेपी के नेताओं की मंशा को वो समझ गए हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में जो अगले साल होने वाले हैं उसमें उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ क्या करना चाहती है। तो अब नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। उसके संकेत साफ मिल रहे हैं और केवल संकेत ही नहीं मिल रहे हैं। बिहार में छात्रों के आंदोलन की कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से निंदा की है उसमें नीतीश कुमार के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिखाई पड़ रहा है। और यह साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के और आरजेडी के नेताओं के साथ केवल बैठकें ही नहीं हुई हैं बल्कि बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी भी चीज़ें तय हो चुकी हैं और ये सूचना ये मिल रही है समीर जी कि जब नीतीश कुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे तो वहां शायद कुछ कांग्रेस के नेता जो थे वो अंदर मौजूद थे पहले से ही। इधर उनके समर्थक भी जो है, जो खासतौर से सबसे ज्यादा मुखर समझे जाते थे, अशोक चौधरी, वो एकदम खामोश हैं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को। वरना अशोक चौधरी कुछ ना बोले ऐसा नहीं समझा जा सकता। तो अशोक चौधरी कहाँ चले गए ये समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरा, किस तरीके से संजय झा जो उनके हैं कार्यकारी, अब तो अध्यक्ष हैं, सॉरी, तो जो है वो भी खामोश हैं। इधर ललन सिंह जो है, जो खूब बोला करते हैं, वो भी खामोश हैं। केसी त्यागी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी सारे लोग जो है, अच्छा प्रवक्ता जो नीरज कुमार है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारे लोग जिस तरीके से खामोश दिखाई पड़ रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाकर नीतीश कुमार ने किससे क्या बातें की हैं, ये सब बातें समझ में नहीं आ रही हैं, निकल कर बाहर नहीं आ रही हैं। प्रधानमंत्री से मिलने का उनका कोई कार्यक्रम है कि नहीं है, अभी तक कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी कम से कम हमको नहीं है समीर जी। किसी को हो तो हो, जबकि नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो रहती है, दूसरे राज्यों के समय तो सबकी निगाहें भी उनके ऊपर है। और दूसरी बात यह कि जब वो एनडीए की बैठक में नहीं आ पाए थे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू आए थे, तो ऐसे में तो उनका मिलना जरूर बनता है कम से कम प्रधानमंत्री के साथ, तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो संदेह पैदा कर रही हैं और नीतीश कुमार के सहयोगियों की चुप्पी और कांग्रेस का हमलावर होना भारतीय जनता पार्टी पर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर, ये सब संकेत दे रहा है कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी जबरदस्त पक रही है समीर जी। और शायद ये खिचड़ी जब होता है, खिचड़ी कार्यक्रम जो होता है, त्योहार आता है, उसी समय खिचड़ी पककर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। और एक बार फिर देखेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर ट्वीट कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने तो किया ही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके ट्वीट की भाषा बहुत कुछ बता रही है, बहुत बड़े राजनीतिक संकेतों की ओर इशारा कर रही है। वो लिख रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज व अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक व निंदनीय है। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। भाजपा पर ये हमला है। भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा वाले प्रदेश में, पूरे देश में पेपर लीक माफिया चला रहे हैं। कहीं भी इसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं है, जबकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो बहुत कुछ ये ट्वीट कह रहा है अमलेंदु जी। प्रियंका गांधी ने भी बिल्कुल इसी भाषा में ट्वीट किया है। तो ये काफी कुछ बता रहा है कि नीतीश कुमार यूं ही दिल्ली नहीं आए हुए हैं, बहुत कुछ उसमें संदेश छिपा हुआ है। हाँ, नीतीश कुमार वैसे भी यूं ही दिल्ली नहीं आते हैं समीर जी। नीतीश कुमार के बारे में मशहूर है कि यूं ही दिल्ली कभी नहीं आते हैं। वो चाहे इंडिया गठबंधन का बनने का मामला हो, बिगड़ने का मामला हो, और चाहे बीजेपी के साथ जाने बंद, और चाहे वो आरजेडी के साथ जाने का मामला हो, नीतीश कुमार दिल्ली यूं ही कभी नहीं आते हैं। तो नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली जो है वो घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। और ये साफ समझा सकता है कि नीतीश कुमार के दिल्ली आने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुरा हाल है। चूंकि नीतीश कुमार जब पलटी मारेंगे तो उसका असर सिर्फ बिहार की सरकार पर नहीं होगा, केंद्र की सरकार पर भी होगा। और जैसा हमने कहा कि अगर खिचड़ी का जो पर्व आता है, यानी मकर संक्रांति आती है, अगर तब ये खिचड़ी बनकर तैयार होती है तो बजट पेश ही नहीं हो पाएगा। इस सरकार का दूसरा बजट जो है वो पेश नहीं हो पाएगा। और अगर बजट पेश हो गया उसके बाद कोई होती है तो बजट पास नहीं हो पाएगा। ये संभावनाएं हैं। और हम लोगों को ये जो उम्मीद दिख रही है, मतलब जो एक हम देख पा रहे हैं यहाँ से, वो ये देख पा रहे हैं कि शायद मार्च या अप्रैल में
देश चुनाव में जा सकता है और मई में नई सरकार हमको देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से दिल्ली में हैं और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उसकी निंदा हो रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। उस निंदा में एनडीए तो है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये लगाने की बात हो रही है कि पेपर लीक माफिया को देश भर में वो बढ़ावा दे रही है और भाजपा की सरकार उन पर लाठी चला रही है, भाजपा वाले लाठी चला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं तो यह साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जिस मकसद से दिल्ली की यात्रा पर हैं वो मकसद कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है और बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं, केवल समय की बात है। और जैसा कि अमलेंदु जी बता रहे हैं कि बहुत कुछ चीजें जो काल गणना और इन सारी चीजों के हिसाब से होती हैं, तो कुछ चीजें हो भले गई हैं लेकिन उनकी घोषणा 14 जनवरी के बाद होगी। तो नीतीश कुमार क्या अब एक नई राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी में है, बावजूद इसके कि वो बार बार मना कर चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन क्या एक बार फिर वो कहीं दूसरी जगह जाने वाले हैं? वो तो खैर दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो अपने साथ दूसरी लोगों को ले लेते हैं, यानी वो मुख्यमंत्री तो बने रहते हैं लेकिन साथ देने वाला बदल लेते हैं। पर उनके साथ देने और लेने का ये जो परिणाम होगा वो दिखेगा केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि अगर नीतीश कुमार और दूसरे सहयोगी उनका साथ छोड़ दें तो वो किसका साथ ले पाएगी। तो बिहार से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि केंद्र सरकार पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। अब क्या होता है, नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा आगे क्या गुल खिलाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। लगातार हमारे तमाम जो कार्यक्रम हैं, हमारे तमाम खबरें हैं, विश्लेषण हैं, उनको आप देखते रहिए, नियमित कार्यक्रमों को देखते रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को। नमस्कार।